अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं पॉलिटिकल साइंस का। तो ये वैसे बनता लेक्चर 1 था, मगर ये हमारा लेक्चर 2 है, क्योंकि मैंने लेक्चर 1 के अंदर सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी आपके साथ शेयर की थी। ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, पॉलिटिकल साइंस के अंदर, इसके अंदर हम 12 से 13 लेक्चर डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो भी रह जाएगा वो इंशाल्लाह आउटलाइन के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा विद डिटेल। ठीक है। ये लेक्चर मैंने नोवा के अंदर लिया था सराहने से। तो पॉलिटिकल साइंस कितना होता है? 200 मार्क्स का होता है। ये एक ऑप्शनल सब्जेक्ट है। स्कोरिंग क्या है इसकी? 120 से 150 तक हम इसके मार्क्स आते रहते हैं। अगर मेहनत करें तो 140 से प्लस आ सकती हैं, मतलब 70% प्लस मार्क्स ये सब्जेक्ट देते हैं। इसके अंदर क्या होता है, सिंपल स्टेटमेंट क्वेश्चंस होते हैं, कोई जार्गन्स वगैरह क्वेश्चन के अंदर यूज़ नहीं होते, तो इसलिए हम इसको ईजिली समझ सकते हैं। एनालिसिस बेस्ड नहीं होते, इसके अंदर सिंपल क्वेश्चन होते हैं, मतलब उसको हमने राइट अप करना होता है। मीन्स इसमें सिर्फ समझने वाली बात है, बाकी फिर आप क्वेश्चन को ईजिली अटैम्प्ट कर सकते हैं। अब इस ऑप्शनल के साथ हमारा क्या क्या कवर होता है? ऐसे को भी ये कवर करते हैं, स्क्रीनिंग टेस्ट के अंदर भी हेल्प करते हैं, और ये एक ओवरलैपिंग सब्जेक्ट है। इसके अंदर कंसेप्ट एंड क्रैमिंग नहीं है। ठीक है। तो इसमें हमारे पास क्या होता है, क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग ज़रूरी होती है, टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग ज़रूरी होती है, और फिर सब्जेक्ट जो है ना ओवरलैप किन किन के साथ करता है, ऐसे पाकिस्तान अफेयर्स, करंट अफेयर्स और इस्लामिक स्टडीज़ के साथ ओवरलैप करते हैं। इसलिए हमें चाहिए कि हम पॉलिटिकल साइंस को ऑप्ट करें। ये उसको ऑप्ट करने की रीज़न बताई हुई है। इसमें मैक्सिमम हम किस चीज़ को डिस्कस करते हैं? प्राइम मिनिस्टर को, पार्लियामेंट को, चीफ मिनिस्टर को। और अगर हम पॉलिटिकल साइंस को एज ऑप्शनल रखते हैं तो इसके साथ हम जीपीपी को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, इन्वायरमेंटल साइंस को सिलेक्ट कर सकते हैं, क्रिमिनोलॉजी को, पंजाबी को। ये मेरे ऑप्शनल थे, तो मैंने इसलिए आपको बताया। बाकी जो है ना, इसका ओवरव्यू क्या है, 200 मार्क्स का सब्जेक्ट होता है। 2 पेपर होते हैं। पेपर 1 100 मार्क्स का होता है, पेपर 2 भी 100 मार्क्स का होता है। पेपर 1 के अंदर हमारे पास क्या होता है? पेपर 1 के अंदर हमारे पास होती है पॉलिटिकल फिलासफी और प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी के अंदर हमारे पास क्या आ जाता है, जैसे कैपिटलिज्म है, कम्युनिज़्म है, इस तरह की वेस्टर्न पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी, वेस्टर्न फ़िलासफ़ी आ जाती है, और मुस्लिम फ़िलासफ़ी आ जाती है। जिसमें हमारे पास प्लेटो आ जाता है, 400 बीसी, ग्रीक सिविलाइजेशन। और हमारे पास क्या आ जाता है, सोक्रेट्स आ जाते हैं, जो हमारे पास टीचर ऑफ प्लेटो है। तो इसमें ये जो है ना, सोक्रेट्स, इसकी ये बात है, ये क्वेश्चन बहुत पूछता था, मतलब ये डाउटेड बंदा था। तो इस तरह फिर इसकी हम फ़िलासफ़ी पढ़ेंगे। ये ग्रीक गॉड ट्रुथ के बारे में, जहर, बाद में पता चला कि जो है ना होल ग्रीक रॉन्ग था और ये एक सच्चा बंदा था सोक्रेट्स, इसको जहर का प्याला जो पिलाया गया था। तो इसकी हम सारे फिलासफी डिस्कस करेंगे, प्लेटो को भी डिस्कस करेंगे, और साथ ही बहुत सारे और फिलासफर्स की भी डिस्कस करेंगे पॉलिटिकल फिलासफी वाले पोर्शन के अंदर, और उसमें वेस्टर्न फिलासफी के अंदर। फिर जो हमारे पास आ जाती है प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल साइंस, उसके अंदर हमारे पास क्या आ जाता है, स्टेट क्या होती है, गवर्नमेंट कैसे, क्या किसे कहते हैं, कैसे डिफाइन करते हैं, कौन से रूल्स होने चाहिए, गुड गवर्नेंस, बैड गवर्नेंस, प्रेसिडेंशियल सिस्टम क्या होता है, पार्लियामेंट्री सिस्टम क्या होता है। इस पोर्शन में हम ये डिस्कस करते हैं। फिर हम इसके अंदर क्या डिस्कस करेंगे, ये प्लेटो जो है ना, ये इंपॉर्टेंट है, मतलब पहले सीएसएस के बहुत सारे पेपर्स में आ चुके हैं, तो इसकी आइडियल स्टेट को डिस्कस करेंगे। अरिस्टोटल जो है, इसने क्रिटिसाइज़ किया प्लेटो की आइडियल स्टेट को, कंसेप्ट ऑफ आइडियल स्टेट जो अरिस्टोटल का है उसको डिस्कस करेंगे। ये जो हमारे पास है ना, ये 400 टू 1500 AD के हैं, मतलब मेडिवल एरा के हैं, डार्क एजेस के फिलोसफर्स हैं। उसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ लेक्चर के। उसके अंदर हम क्या करेंगे कि हमारे पास आ जाते हैं अब जो है ना, अब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जो है ना सबसे पहले इंसान है, उनको सज़ा दी गई, उनको कंडेम्ड कहते हैं। हेवन के अंदर जो जन्नत से निकाल कर फिर उनको ज़मीन पर भेज दिया गया। अब जो क्रिश्चियनिटी है वो कहती है कि उन्होंने सेब खाया जो कि फॉरबिडन फ्रूट था, और जो मुस्लिम है वो कहते हैं कि उन्होंने वीट खाया जो कि फॉरबिडन फ्रूट था। तो इस तरह जब इंसान अपनी सज़ा पूरी करने के लिए ज़मीन पर आया, तो ये उसकी एक सज़ा है। अब ह्यूमन और रिडेम्पशन जो है ना, सोल्यूशन यानी हेवन, इसके दरमियान जो चीज़ है ना, जिसका चूरन बेचा जाता है अभी मौजूदा वर्ल्ड के अंदर, वो चर्च है या स्टेट या किंग है। इस चीज़ का मतलब ये है कि अब ये लोग कहते हैं कि चर्च को फॉलो करो, मतलब मॉस्क को फॉलो करो, टेंपल को फॉलो करो, मतलब मजहबी चीज़ों को फॉलो करो, तो फिर आपकी जो है ना जन्नत मिलेगी। और जो है ना किंग, ये क्या कहते हैं, इसके नज़दीक ये है कि आपकी नजात सिर्फ इसमें है कि आप जो है ना स्टेट जो है ना, उसको मकसद को जस्टिफाई करने के लिए ये उसको चर्च को यूज़ करते हैं। पर्पज़, मेन पर्पज़ क्या है? कब्र। अब चर्च इज़ मिस यूजिंग यू। अब जो है ना, ये रिडेम्पशन के लिए चर्च ने फिर, किंग कहता था कि जो है ना मज़हब को जो है ना स्टेट के लिए मोल्ड किया जाए, जस्टिफाई करने के लिए, ठीक है। और चर्च क्या करता है, चर्च अपनी अथॉरिटी को कायम रखने के लिए फिर उसको मोल्ड करता है लोगों को अपनी तरफ। तो इस तरह जो ये सारा प्रोसेस है ना, ये इन फिलासफर्स ने फिर समझाया है अपनी फ़िलासफ़ी के अंदर, जिसको हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे इस लेक्चर के अंदर।
और आगे जो मज़ीद हैं वो इनको एलेबोरेट करेंगे, एक एक करके सारे फ़िलासफ़र्स पढ़ेंगे जो CSS की आउटलाइन के अंदर हैं। फिर हमारे पास क्या आ जाती है, पपेटिज़म आ जाती है, यानी पानी में डुबोना बच्चे को। ये पपेटिज़म क्या होती है कि जब बच्चा पैदा होता है ना यहूदियों का, तो वो क्या करते हैं, उसको पानी के अंदर डुबोते हैं, इसको हम पपेटिज़म कहते हैं। वो समझते हैं कि पानी के अंदर जब डुबो के बाहर निकालेंगे तो वो फिर प्योर हो जाएगा, सेल्फ प्योरिटी के लिए वो ये करते हैं। अब जो ये सारा प्रोसेस है, इसका एंड क्या है, साल्वेशन है, और इसका मीन क्या है, स्टेट है। मतलब स्टेट जो है ना वो आपको साल्वेशन की तरफ ले जाती है। ये सारा इन फिलासफर्स की जो है ना वो फिलासफी का मेन वो है, सेंटर पॉइंट व्यू है। फिर हमारे पास मैकियावेली आते हैं। मैकियावेली क्या है, इटालियन फिलासफर हैं। ये क्या करते हैं, प्रोविंस यानी रूलर इज़ फॉर स्टेट, ठीक है। ये इस तरह की इनकी फ़िलासफ़ी है। तो ये मैंने आपको सिर्फ थोड़े ओवरव्यू दिए हुए हैं, उसके बाद इंशाल्लाह मैं इनको एक एक करके सबको इलेबोरेट करूँगा अपने नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर। सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी है जो मैंने आपके साथ पूरी इसका पूरा लेक्चर शेयर कर चुका हूँ लेक्चर 1 के तौर पे। इसके अंदर क्या होता है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन का, उस वक्त के कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं माना गया, किंग को माना गया है। डिवाइन राइट कहते हैं किंग का, कि उसको है ना डिवाइन राइट है। शेड ऑफ गॉड कहा गया है। ठप का चर्चा लगाता है, ठप्पा लगाता है चर्च का। फिर जो है ना ये डार्क एजिस का है ना, ये कंसेप्ट है, ठीक है। फिर इरा ऑफ सोशल क्या है, हमारे पास थॉमस हॉब्स, जब जॉन लॉक जैसे आए जो यूके के थे, और रोसो रशिया का, तो इन्होंने हमारे पास सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी दी। इनके मुताबिक क्या था, थॉमस हॉब्स क्या कहता था कि किंग बताएगा रूल को कि डिवाइन या ह्यूमन, रूल जो है ना एज ए डिवाइन है और ये ह्यूमन पर करना है, ठीक है। अब जो है ना हमारे पास रूल डिवाइन के साथ बनाकर, फिर रूल को भी क्या है ह्यूमन के साथ बिठाकर बनाना जाए, इफ़ इम्प्लीमेंटिंग ऑन ह्यूमंस। अब थॉमस हॉब्स क्या कहते हैं कि किंग बताता है कि रूल किस तरह बनाना चाहिए, हालांकि रूल किंग नहीं बताना चाहिए। वो कहता है कि ये डिवाइन है, कि किंग ने ये बात कर दी तो ये डिवाइन बात हुई, मतलब सिर्फ वही इम्प्लीमेंट होगी। बल्कि थॉमस हॉब्स कहते हैं कि अगर लोगों पे रूल को अप्लाई करना है तो फिर लोगों को ऊपर इम्प्लीमेंट करना है, लोगों पे अप्लाई करना है, तो फिर लोग ही उस रूल को बनाएं। मीन्स फिर ये किंग का हक नहीं बनता कि वो कोई रूल बनाए, लोगों पर इम्प्लीमेंट होना तो लोग खुद बनाए अपने रूल्स और फिर वो उनके ऊपर इम्प्लीमेंट किए जाएँ। मतलब ये क्या कहता है थॉमस हॉब्स, ये किंग और चर्च को अटैच करता है, ठीक है। थॉमस हॉब्स क्या करता है, किंग और चर्च को अटैच करता है रूलिंग के साथ। ये इन दोनों का एक कोलेबोरेशन पैदा करते हैं। फिर हमारे पास जॉन लॉक आ जाते हैं और रोसो आ जाता है। रोसो क्या था, फ्रेंच रेवोल्यूशन के अंदर ये इसकी वो हुई थी, इसका इरा था फ्रेंच रेवोल्यूशन वाला, जब किंग और चर्च के ऊपर बहस हो रही थी। फिर हमारे पास थॉमस हॉब्स क्या था, ये लैथवियन था, लिथावियन 1651 में पैदा हुआ था। फिर हमारे पास एक जॉन मिल्टन आता है, उसने एक अपनी फ़िलासफ़ी दी पैराडाइज लॉस्ट, ठीक है। इसमें क्या था कि शैतान जो था ना, उसको इसने किस ना, ये इसको शैतान का जूनियर भी कहा जाता है जॉन मिल्टन को। इसने क्या कहा कि शैतान जो है ना उसने क्यों आदम को वो सजदा नहीं किया, क्योंकि वो शैतान उसको इस काबिल नहीं समझता था कि वो मेरे ऊपर हुक्मरानी करे या मैं उसे सजदा करूँगा, मतलब वो इसको सजदे को अपनी ग़ुलामी के तौर पर तस्वर करता था। इस वजह से जॉन मिल्टन के मुताबिक शैतान ने आदम को सजदा नहीं किया। अब ये फर्स्ट, जॉन मिल्टन कहता है कि शैतान जो था ना फर्स्ट डेमोक्रेटिक पर्सन था, इसने अथॉरिटी को नो कहा, मतलब अल्लाह ताला को नो कहा, और ये इसकी फ्रीडम ऑफ स्पीच थी। इस पर उसके पर काट दिए गए और उसे जहन्नम भेज दिया गया। तो ये उसके साथ ज़्यादती हुई है जॉन मिल्टन के मुताबिक, इसलिए जॉन मिल्टन को जो है ना उसको जूनियर सैटन भी कहते हैं। फिर ये हैं द गो टू हेल, माई सोल एम्बिशियस वाज द रूल, बेटर टू रूल इन हेल देन इन हेवन। ये फिर जो है ना जॉन मिल्टन की अपनी फ़िलासफ़ी है। फिर आज जॉन लॉक आ जाता है। जॉन लॉक क्या था, ये फ्रेंड था न्यूटन का। ये तब हुआ था जब ईरा ऑफ फिज़िक्स थी, ईरा ऑफ रिकॉग्निसेंस भी कहते हैं, ईरा ऑफ इनलाइटमेंट भी कहते हैं, ईरा ऑफ लाइट भी कहते हैं जॉन लॉक की ईरा को। 17वीं सेंचुरी से 18वीं सेंचुरी तक जो प्रोसेसेस हुए हैं उसमें ये था। फिर मोंटेस्की था, इसने सेपरेशन ऑफ पावर के ऊपर अपनी थ्योरी दी, फ़िलासफ़ी दी। फिर कार्ल मार्क्स आया, जर्मन था। इसने क्या किया कि दीन गरीब के लिए चरस है, यानी ओपियम है, मतलब सबको नशे में मुब्तला किया हुआ, एडिक्ट किया हुआ है दीन के नाम पर लगाया किसने है इसमें, अमीरों ने। अमीर क्या कहते हैं गरीब को कि ये सिर्फ आजमाइश है, मतलब सेटिस्फाइड बाय देयर एक्सप्लॉइटेशन। अब अमीर जो है ना गरीब को एक्सप्लॉइट करता है, फिर उसको क्या कहते हैं कि ये तुम्हारे लिए सिर्फ आजमाइश है, मतलब हर चीज़ अल्लाह पर छोड़ते हैं गरीब लोग, और जो अमीर हैं वो इनका हक खाते हैं। तो कार्ल मार्क्स ने इनको ये फ़िलासफ़ी के तहत समझाने की कोशिश की कि अमीरों का कोई हक नहीं बनता कि वो आपके ऊपर ज़्यादती करें और आपको कहें कि आपके ऊपर ये आजमाइश है। आपको उठ खड़ा होना चाहिए इनके ख़िलाफ़ और अल्लाह में बगावत बुलंद करना चाहिए। तो ये कुछ फ़िलासफ़र्स हैं जो वेस्टर्न फ़िलासफ़ी की हैं, उनकी मैंने छोटी छोटी डिटेल्स दी हुई हैं। इंशाल्लाह मैं बाद में इनको एक एक करके सबको डिस्कस करूँगा आपके साथ। तो क्योंकि ये इंट्रोडक्टरी लेक्चर था, तो
इसके अंदर इतना ही मतलब बंदा एक थोड़ा ओवरव्यू दे सकता है कि सिलेबस का, ताकि कोई अगर ऑप्ट करना चाहता है तो उसको पता चल जाए कि व्हाट इज़ फ़िलासफ़ी एंड व्हाट इज़ पॉलिटिकल साइंस। फिर हीगल है, हीगल जो है ना ये जर्मन टीचर था कार्ल मार्क्स का। फिर हमारे पास क्या आ जाता है मॉडर्न के अंदर, हमारे पास क्या आ जाते हैं फोकल्ट आ जाते हैं, फुकुयामा आ जाते हैं और पॉल स्टीर आ जाते हैं। फुकल्ट ने हमें किसके बारे में बताया, पावर के बारे में बताया। फुकुयामा अमेरिकन है जो कि अभी ज़िंदा है, इसने एंड ऑफ हिस्ट्री बुक लिखी है, वो भी आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद इसने एक रिसर्च आर्टिकल भी इस पे शाया किया था सबसे पहले, फिर इसने उसके बाद बुक लिखी। फिर हमारे पास पॉल स्टीयर है जो कि हमारे पास एग्जिस्टेंस की फ़िलासफ़ी के ऊपर अपनी, ये फ्रेंच है और ये एग्जिस्टेंस की फ़िलासफ़ी के ऊपर इसने लिखे है। एग्जिस्टेंशलिज्म फ़िलासफ़ी जो है ना इसने 2007 के अंदर लिखी थी पॉल स्टीयर ने। तो ये मॉडर्न फ़िलासफ़र्स हैं जो ऊपर थे, हमने वो पहले एंशिएंट फ़िलासफ़र्स पढ़े। उसके बाद हम अपने लेक्चर के नेक्स्ट पार्ट की तरफ आते हैं जो कि है हमारे पास रेने डिकार्टे। रेने डिकार्टे आपको पता है कि फ्रेंच वर्ल्ड कप जब जीते थे, थिंग्स एंड डाउट्स। रेने डिकार्टे जो हमारे पास क्या कहते हैं कि फ्रेंच वर्ल्ड कप जीते थे जब थिंग्स एंड डाउट्स थे, माइंड इन द लाइक एज ए बास्केट, आइडियाज़ आर प्रेजेंट इन इट लाइक एप्पल्स। अब ये क्या कहते हैं कि हमारे पास क्या है, माइंड एक बास्केट की तरह है, उसके अंदर आइडियाज़ प्रेजेंट होते हैं, जैसे सेब बास्केट के अंदर प्रेजेंट होते हैं। आई पुट वन रोटन एप्पल, अगर मैं एक गंदा सेब डाल देता हूँ तो फिर उससे पूरी बास्केट ख़राब हो जाती है। ये उस दौर में था जब फ्रेंच ने वर्ल्ड कप जीता था, और उस वक्त मतलब फ्रेंच का दौर दौरा था। मैंने इधर वर्ल्ड कप इसलिए लिखा है कि अब ज़्यादातर लोग इस घर में थे, हालांकि उस वक्त वर्ल्ड वार जीते थे फ्रांस, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो गया इसके बाद, उस वक्त मतलब एक सुपर पावर के तौर पे था जब ये रेने डिकार्टी का दौर था, डिस्कार्टिस का। फिर हमारे पास क्या होता है, सॉफ्ट आउट होता है। इसकी जो फिलासफी है वो इस पर सॉफ्ट आउट के ऊपर बेस करती है। ये ऐसा सोचता था कि एम आई एग्जिस्टिंग, मैं हूँ कि भी नहीं हूँ। फिर आई एम एग्जिस्टिंग, मैं हूँ, क्यों हूँ। फिर ये कहता था आई कैन सी, आई कैन लिसन। फिर कहता था आई एम नॉट एग्जिस्टिंग, सॉरी सॉरी। फिर ये कहता है आई एम एग्जिस्टिंग, क्यों, क्योंकि मैं देखता हूँ और सुनता हूँ। फिर कहता है आई एम नॉट एग्जिस्टिंग, वाई आई बिलीव इन माई आई, वाई आई बिलीव इन माई ईयर। ये धोखा है, आंख और कान से मैं सुनता हूँ, ये क्यों, मैं क्यों सुनता हूँ, मैं किन पे क्यों यकीन करूँ। आई एम एग्जिस्टिंग, एम आई एग्जिस्टिंग, आई एम एग्जिस्टिंग एंड आई एम नॉट एग्जिस्टिंग। ये इसने खुद ही इसके जवाब दिए। फिर ये कहता है हाउ आई ट्रस्ट अ थिंग विच डिसीव। कहते हैं मैं ऐसी चीज़ पे क्यों यकीन करूँ जो का धोखा देती है। मैं हर चीज़ में शक कर रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ तो मतलब मैं हूँ। आई थिंक आई एम बेस ऑफ एग्जिस्टेंशलिज्म। तो इसकी जो फिलासफी थी वो एग्जिस्टेंशलिज्म पे थी। ये कहता था कि मैं जिस चीज़ पे शक कर रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ तो मतलब मैं हूँ। अगर मैं किसी चीज़ के बारे में नहीं सोचूंगा तो मतलब फिर मेरा वजूद नहीं है। फिर इसके बाद कुछ मुस्लिम फ़िलासफ़र दिए हुए हैं प्रोमिनेंट इस पार्ट के अंदर पॉलिटिकल साइंस की, जिसमें इब्न खल्दून हैं, अल फ़ाराबी हैं, अल गज़ाली हैं, इब्न रुशद हैं, अल्लामा इकबाल हैं। तो इनमें जो इम्पोर्टेंट है ना वो ये है हमारे पास, जिनमें हमारे पास क्या आ जाता है, इब्न खल्दून उनका साबिया है जो कि क्वेश्चंस पर मुश्तमिल है। अल्लामा इकबाल है उनकी खुद ही है। ये हमारे पास सीसेस का सिलेबस के अंदर है। अल फ़ाराबी इनका थीसिस है, अल गज़ाली का एंटी थीसिस है, और इब्न रुशद स्पेन के अंदर पैदा हुए, इन्होंने सिंथेसिस दिया। तो इन तीन के फ़िलासफ़ी को हम थीसिस, एंटीथीसिस और सिंथेसिस की बेस पे पढ़ेंगे। इब्न खल्दून का साबिया पढ़ेंगे और अल्लामा इकबाल की खुद ही पढ़ेंगे इंशाल्लाह। ये मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा एक एक करके। उसके बाद हमारे पास पेपर 2 है जिसके अंदर हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन आ जाते हैं पहले पार्ट के अंदर, जिसमें यूके कॉन्स्टिट्यूशन, यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आपके साथ यूके का कॉन्स्टिट्यूशन डिस्कस करूँगा। जो यूके का कॉन्स्टिट्यूशन है वो मलेशिया, पाकिस्तान, इंडिया और जर्मनी जैसा है, मतलब पार्लियामेंट्री सिस्टम है। और जो हमारे पास पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी इंशाल्लाह मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। कोशिश करूँगा जो पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन है वो साथ पाकिस्तान अफेयर्स वाले पोर्शन के अंदर डिस्कस करूँगा। फिर हमारे पास प्रेसिडेंशियल सिस्टम होता है। प्रेसिडेंशियल सिस्टम हमारे पास क्या, यूएस का जो है ना वो प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, जो है जैसे कि हमारे पास फ्रांस, ईरान और टर्की वगैरह के अंदर है, वो रिलेटेड टू यूएस सिस्टम है। जो यूके का सिस्टम है ये मलेशिया, पाकिस्तान और इंडिया, जर्मनी के अंदर है। फिर जो चाइना है ना उसके अंदर हमारे पास क्या होता है, पार्लियामेंट भी होता है, प्रेसिडेंट भी होता है, और ये हमारे पास क्या है, स्टैंडिंग कमेटी होती है। इसका थोड़ा सबसे डिफरेंट होता है। तो हम इंशाल्लाह सबको डिस्कस करेंगे एक एक करके ताकि हमारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएँ। फिर इसके बाद सर ने हमें बताया कि सजेस्टेड रीडिंग्स या क्वालिटी मटेरियल वो कहाँ से लेना है। हमारे पास क्या है, वेस्टर्न जो है ना फिलोसोफर्स, उनकी हम पॉलिटिकल थॉट फ्रॉम प्लाटो टू प्रेजेंट, ये हम जूड हरमन, इससे मतलब इससे हम डाटा एक्सट्रैक्ट करेंगे। और जो हमारे पास मुस्लिम फ़िलासफ़ी है, मतलब मुस्लिम पॉलिटिकल थॉट इन मेडिवल इस्लाम, तो ये इससे हम रोशन थाल की बुक से करेंगे। जो प्रिंसिपल्स है ना पॉलिटिकल साइंस थ्योरी एंड प्रैक्टिस, तो ये मज़हरुल हक की बुक है, उससे करेंगे। और जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, ये वर्ल्ड कॉन्स्टिट्यूशन, ये एस एल कैली, ये यहाँ से, तब ये रेफरेंस बुक्स हैं जिनसे हम ये सारे टॉपिक कर सकते हैं पॉलिटिकल साइंस के। तो एक मतलब अच्छे नंबर लेने के लिए, 150 प्लस मार्क्स लेने के लिए।
तो ये मैंने आपके साथ सोर्सेज शेयर कर दिए हैं। उसके बाद हमारे पास MCQs क्या आते हैं। MCQs हमारे पास इसमें हेल्प करते हैं पाकिस्तान अफेयर्स के अंदर। एनवायरनमेंट ऑफ बंगाल जैसे 1911 है, लखनऊ पैक्ट 1916 के अंदर हुआ। फिर फोकस ऑन क्वालिटी मटेरियल, मतलब हर सब्जेक्ट के अंदर आपने क्या फोकस करना है, क्वालिटी मटेरियल के ऊपर। मतलब क्वालिटी जो है ना वो आपको ऊपर लेके जाएगी। और मेरा सजेस्टेड रीडिंग क्या होती है उसको ज़रूर पढ़ना चाहिए। हमारे पास पता है कि FPSC की जो हमारे पास वो होती हैं रिपोर्ट्स, उनको ज़रूर पढ़ना चाहिए। नोट्स बनाने चाहिए, बुक रीडिंग करनी चाहिए, डीप स्टडी करनी चाहिए। पुश यूर सेल्फ, अपने आप को पुश करना चाहिए। CSS के डर को ख़त्म करना चाहिए, खौफ को रिड्यूस करना चाहिए और कंट्रोल करना चाहिए अपने आप के ऊपर। तो ये आपके फिर चांसेस को इंक्रीज़ कर देता है कि आप सक्सेस की तरफ जाएंगे इंशाल्लाह। और आपको चलो गाइडेंस दे देता हूँ थोड़ी सी इसमें भी। अब जो प्रेसी ऐसे है, प्रेसी हमारे पास होती है, ये इंग्लिश ऐसे होते हैं। तो ये फिर डेली का डेली आपने करना है। अगर आप डेली डेली नहीं करते तो फिर आप मतलब पासिंग रेशो कम हो जाती है, क्योंकि ये चीज़ें प्रैक्टिस से आती हैं। अगर आप पूरा साल इनकी प्रैक्टिस करते रहते हैं तो फिर आपका जाके होता है। एक इंग्लिश प्रेसी वाला पोर्शन और एक जो मैथ का है ना एबिलिटी वाला पोर्शन, वो भी इंशाल्लाह उसके लेक्चर भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। इनको आप डेली बेसिस पे करेंगे, जब 365 डेज़ करेंगे ना, फिर आपके ऊपर इतना ग्रिप हो जाएगी इनके ऊपर कि आप पेपर में भी आसानी से इनको कर लेंगे। और अगर डेली प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फिर ये आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। बाकी CSS की आउटलाइन है सिलेबस की, ये तो आपको उधर FPSC की वेबसाइट से भी मिल जाएगी। तो ये मैंने अपने लिए बनाई हुई थी, मैंने कहा आपके साथ ये भी शेयर कर दूँ। ये हमारे पास पेपर 1 है, उसका A पार्ट, ये B पार्ट, ये पेपर 2, ये उसका A पार्ट और B पार्ट। तो इनमें से टोटल आपको 200 मार्क्स का पेपर आता है। इधर से 50 मार्क्स का इधर से आता है पार्ट A में से, इधर 50 मार्क्स का पार्ट B में से पेपर 1। 100 मार्क्स यहाँ से आपके हो जाते हैं। और पेपर B जो है ना 30 मार्क्स का पार्ट A से आता है और 70 मार्क्स का पार्ट B से आता है। तो इस तरह आपके 200 मार्क्स कंप्लीट हो जाते हैं। होप सो दिस विल ऐड मोर टू योर नॉलेज। बाकी इंशाल्लाह मैं आपके साथ हूँ, आपके साथ CSS का पूरा सिलेबस शेयर करूँगा। अल्लाह हाफिज़, खुश रहें, खुशियाँ बांटें।